मैं पिछले 1 साल से चुपचाप सीईओ की वाइफ बनी हुई थी और हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन मैं गलती से गलत मीटिंग रूम में घुस गई और मेरे डिपार्टमेंट हेड ने सबके सामने मुझे बेवकूफ और दिमागहीन कहकर डांटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी टेबल के हेड पर बैठे आदमी ने बिल्कुल शांत आवाज में मेरा बचाव किया। सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भेजा था। हे भगवान! अब तो मुझे लग रहा था कि डांट खा लेना ही बेहतर था। मैं जल्दी में हूं। मैं लेट हो रही हूं। मैं अपना बैग उठाकर कमरे से भागी। मेड मुझे ब्रेकफास्ट देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं रुकी तक नहीं। डाइनिंग टेबल पर बैठे आदमी ने आराम से कहा, मेरी कार में लिफ्ट चाहिए। जूते पहनते हुए मैं एक पल के लिए रुक गई। पीछे से उसकी शांत आवाज आई, क्या हुआ? परफेक्ट अटेंडेंस बोनस नहीं चाहिए। जूते पहनकर खड़ी हुई और उससे डील करने लगी। बस साउथ पॉन्ड क्रॉसरोड्स तक छोड़ दीजिए, बाकी रास्ता मैं पैदल चली जाऊंगी। इवन फॉस्टर ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसने चेयर से अपना सूट जैकेट उठाया और मेरे पास से गुजरते हुए कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात की इतनी चिंता रहती है। मुझे किस बात की चिंता है? सीधी सी बात है। मुझे डर था कि कहीं ऑफिस के लोग ये ना जान जाएं कि मैं सीईओ की वाइफ हूं। हमारी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन हुए पूरा 1 साल हो चुका था और इस पूरे 1 साल में मैं ऑफिस में ऐसे चलती रही थी जैसे किसी माइनफील्ड पर चल रही हूं। हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे और सीईओ के बीच का ये सीक्रेट रिलेशनशिप किसी को पता न चल जाए। कार में मैं और इवन दोनों बिल्कुल अलग अलग कोनों में बैठे थे। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। ज्यादातर सीईओएस की तरह वो कार में फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ता था। उसका कहना था कि ऐसा करने से उसे चक्कर आते हैं, इसलिए सफर के दौरान वो अक्सर बाहर के लोग और सीनरी देखता रहता था। मैंने धीरे से चुप्पी तोड़ी। मिस्टर फॉस्टर, लगभग 1 साल हो गया है। डिवोर्स के बारे में क्या सोचा आपने? हिम्मत जुटाकर मैंने आखिर पूछ ही लिया। इवन ने नीचे देखते हुए अपनी वॉच हल्की सी एडजस्ट की। लॉयर्स डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहे हैं। मेरी एसेट्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। समझ गई, मैंने आज्ञाकारी तरीके से जवाब दिया। थोड़ा इंतजार कोई बड़ी बात नहीं थी, बस डिवोर्स आराम से हो जाए। असल में मैंने ये 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मजबूरी में एक्सेप्ट की थी, और इससे बेहतर क्या हो सकता था कि हम चुपचाप शादी करें और उतनी ही चुपचाप अलग भी हो जाए। ये सोचकर मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मैंने मुस्कुराकर इवन को बाय कहा, मैं यहीं क्रॉसरोड्स पर उतर जाऊंगी। आज लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। इवन ने मेरे चेहरे की साफ दिखाई दे रही खुशी को गौर से देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। फिर वो अपनी सामान्य जेंटल स्माइल में लौट आया। ऑफिस में मिलते हैं। मुझे लगा वो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। आखिर वो सीईओ था और मैं सिर्फ एक जूनियर एम्प्लॉय। कंपनी में हमारा आमना सामना होने की संभावना लगभग 0 थी। लेकिन उसी सुबह मेरी कोलीग ने आकर बताया कि प्रोजेक्ट डिस्कशन का वेन्यू बदल दिया गया है। ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस रूम अब अवेलेबल नहीं था। इवन को वहां एग्जीक्यूटिव मीटिंग करनी थी। पूरा ऑफिस एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। कम से कम ऑनलाइन तो था। ऑफलाइन सब ऐसे शांत थे जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। ग्लोरिया ने व्हाट्सएप पर मुझे लगातार मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। जानना चाहती हो मिस्टर फॉस्टर ने रूम क्यों चेंज करवाया? मैंने रिप्लाई किया, हाँ बताओ। ग्लोरिया ने लिखा, सुना है ऊपर वाले कॉन्फ्रेंस रूम में किसी परफ्यूम की स्मेल थी जो उन्हें पसंद नहीं आई। मैं सच में स्पीचलेस रह गई। घर पर तो इवन पहले ही बहुत पर्टिकुलर था, अब ऑफिस में भी। फिर ग्लोरिया का दूसरा मैसेज आया। असल वजह यह है कि मिस्टर फॉस्टर आज बहुत बैड मूड में हैं। सुना है सुबह आते समय उनका चेहरा बहुत डार्क था। आज उनके सामने गलती मत कर देना। मैंने रिप्लाई किया, गॉट इट।
पूरी सुबह हमारी फ्लोर पर अजीब सी खामोशी छाई रही। जो कोलीग्स आमतौर पर डिपार्टमेंट्स के बीच घूमते रहते थे, वो भी आज अपनी सीट्स पर सीधे बैठकर काम कर रहे थे। सबको पता था कि बगल वाले रूम में ईवन और बाकी एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस ही इतनी इंटिमिडेटिंग थी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सुबह ठीक 10 बजे प्रोजेक्ट डिस्कशन शुरू हुई। मैं और ग्लोरिया कॉन्फ्रेंस टेबल के कोने में बैठे थे, काम चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जूनियर स्टाफ का डिस्कशन में बोलना लगभग नामुमकिन था। हमारा काम बस ऑब्जर्व करना और सीखना था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। ओह नहीं! मैंने घबराकर कॉल काट दी और सामने बोल रहे सीनियर की तरफ देखा। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे थे। इस बार भी उन्होंने मुझे डांटने के बजाय होंठ हिलाकर कहा, जाओ, उठा लो। मैंने होंठ दबा लिए। उसी समय दूसरी कॉल भी आ गई। मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए मैं चुपचाप पीछे वाले दूर से बाहर निकल गई। कॉल ग्रैंडपा फॉस्टर की थी। लिना बेटा, आज रात तुम और वो नालायक लड़का डिनर पर घर आ रहे हो ना? मुझे आज तक समझ नहीं आता था कि वो नालायक लड़का कहकर ईवन को कैसे बुला लेते हैं। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। उसे मत पूछो, ग्रैंडपा फॉस्टर ने तुरंत कहा। वो हमेशा बिजी रहता है, फोन तक नहीं उठाता। तुम बस आ जाना। तुम आओगी तो वो खुद भागा हुआ चला आएगा। इस बात से भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा, ग्रैंडपा, सब ठीक तो है? उधर से एक लंबी सांस सुनाई दी। तुम्हारी ग्रैंडमा डिवोर्स चाहती है। मैं हैरान रह गई। करीब 80 साल के ग्रैंडपा फिर अपनी शिकायतें सुनाने लगे। असल में ग्रैंडमा ऑनलाइन चेस खेलते हुए किसी बुजुर्ग जेंटलमैन से दोस्ती कर बैठी थीं। ग्रैंडपा को जलन हो गई। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और अब दोनों के बीच लेट लाइफ रिलेशनशिप क्राइसिस चल रहा था। मैं तो बस उनकी आंखों की चिंता कर रहा था। ग्रैंडपा ने दुखी आवाज में कहा। मैंने तुरंत उन्हें समझाया और प्रॉमिस किया कि आज रात घर आकर ग्रैंडमा को मना लूंगी। लिना, ग्रैंडपा की आवाज भर्रा गई। अब मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। कॉल कटने के बाद मेरा सिर घूम रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मीटिंग अभी भी चल रही है। मैं जल्दी जल्दी वापस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागी। पुराना कॉन्फ्रेंस रूम सामने दिखाई दिया। आदत से मजबूर होकर मैंने सीधे दूर खोल दिया। दूर खुलते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मीटिंग रूम बदल चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में मौजूद हर इंसान मेरी तरफ देखने लगा। वहां ना मेरे कोलीग्स थे, न मेरा फ्रेंडली सुपीरियर। सिर्फ सूट पहने हुए गंभीर चेहरों का समंदर था। मेरी सांस अटक गई। मैं तुरंत माफी मांगकर दूर बंद करने ही वाली थी कि अचानक मेरा डिपार्टमेंट मैनेजर खड़ा हो गया। स्पष्ट था कि वो खुद को मुझसे अलग दिखाना चाहता था। वो जोर से चिल्लाया, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? पता नहीं है ये रूम रिक्विजिशन हो चुका है, अब भी वहीं खड़ी हो? दिख नहीं रहा सबका टाइम वेस्ट कर रही हो? फिर उसने गुस्से से कहा, दूर बंद करो और तुरंत निकलो यहाँ से। मैं उसकी बात मानकर भागने ही वाली थी कि तभी टेबल के हेड पर बैठे आदमी ने हल्की सी हंसी छोड़ी। ईवन ने सिर उठाकर उस घबराए हुए डिपार्टमेंट मैनेजर की तरफ देखा। फिर आराम से अपनी स्लीव ठीक करते हुए बोला, मैंने अपनी वाइफ को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था। उसकी आवाज बिल्कुल स्मूथ और शांत थी। कोई प्रॉब्लम है आपको, मिस्टर ब्लैक? मिस्टर ब्लैक के चेहरे का रंग उसी पल उड़ गया। कई सेकंड तक उसकी आवाज ही नहीं निकली। फिर हकलाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, सर। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि अगर कोई सुई भी गिराता तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। सभी एग्जीक्यूटिव्स की अर्थपूर्ण निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं और मुझे अंदर से सिर्फ गुस्सा आ रहा था। धत तेरे की, ईवन फॉस्टर, हम लगभग डिवोर्स लेने वाले हैं।
और तुमने सबके सामने ये क्या तमाशा कर दिया। अब मैं ऑफिस में लोगों का सामना कैसे करूंगी। लेकिन इवन जैसा अनुभवी इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। जहां मैं अजीब सी हालत में खड़ी थी, वहीं उसने बड़ी आसानी से सिचुएशन संभाल ली। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो तुम्हें लाने थे? उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में पूछा। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो थे नहीं, सिर्फ फोन था। मजबूरी में मैंने नोट्स ऐप खोला, जल्दी से कुछ टाइप किया और उसे दिखा दिया। ग्रैंडपा चाहते हैं कि आज रात डिनर के लिए घर आओ। मैसेज पढ़ते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, आंखों में शरारत चमक रही थी। फिर उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा, हाँ, यही डॉक्यूमेंट चाहिए था। इतनी दूर आने के लिए थैंक यू। मैं मन ही मन सोच रही थी, इतनी एक्टिंग टैलेंट है तो थिएटर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। इवन ने ऐसे दिखाया जैसे वो सचमुच डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा हो, और मैं उसके बगल में खड़ी अपने फोन का इंतजार कर रही थी। वो कुछ सेकंड मेरी जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड लग रहे थे। रूम में मौजूद हर एग्जीक्यूटिव मुझे देख रहा था, कुछ खुलकर, कुछ चोरी छिपे। एक्सप्रेशंस अलग अलग थे, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, तो ये है सीईओ की वाइफ। सबसे मजेदार चेहरा मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर ह्यूबर्ट ब्लैक का था। उसके चेहरे पर पछतावा, डर, नफरत और घबराहट, सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। सच में देखने लायक नजारा था। अपना छोटा सा शो एंजॉय करने के बाद इवन ने मेरा फोन वापस कर दिया, लेकिन जाते जाते भी वो मुझे छेड़ना नहीं भूला। थैंक यू डार्लिंग। उसके ये शब्द सुनते ही मुझे साफ दिख गया कि रूम में मौजूद लगभग हर एग्जीक्यूटिव के कान खड़े हो गए थे। लगता है गॉसिप करना सच में इंसानी फितरत है, लेकिन गॉसिप का सब्जेक्ट बनना उतना मजेदार नहीं होता। मैंने धीरे से इवन को कोहनी मारी, इशारे से कहा कि सिचुएशन क्लियर करे। उसने मुझे एक रहस्यमयी नजर से देखा। मैंने दांत भींचकर याद दिलाया, हमारी मैरिज सीक्रेट रखने वाली बात का क्या हुआ? अगर कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर लोगों को पता चल गया कि मेरी शादी सीईओ से हुई है, तो शायद मैं कंपनी बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इवन ने होठों पर हल्की स्मर्क लाई और गला साफ किया। मेरी वाइफ लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं। मुझे भरोसा है कि आप सब जानते हैं कि कौन सी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। उसने अर्थपूर्ण तरीके से टेबल पर उंगलियां थपथपाईं। सभी एग्जीक्यूटिव्स ने गंभीरता से सिर हिला दिया। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। अब सब ठीक था। मैं चुपचाप निकलने ही वाली थी कि अचानक इवन ने मेरी स्लीव पकड़ ली, सबके सामने, खुलेआम। उसने नीचे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, आज रात ग्रैंडपा के घर डिनर पर मेरे साथ चलना। डिनर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या उसे इतना कॉन्स्पिक्यूअस बनने की जरूरत थी? हम अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े थे। मैंने उसे घूरकर देखा और तुरंत वहां से भाग निकली। उस दिन वर्क आवर्स खत्म होने तक मैं टेंशन में रही, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपनी में किसी ने भी मेरे और इवन के बारे में कोई रूमर नहीं फैलाया। लगता था सारे एग्जीक्यूटिव्स ने सच में अपना मुंह बंद रखा था। शाम को इवन की कार में बैठते ही मैंने लंबी राहत भरी सांस छोड़ी। इवन ने खिड़की के बाहर देखना बंद किया और मेरी तरफ मुड़ा। क्या सच में इतना बुरा है? मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ना इतना शर्मनाक है क्या? शर्मनाक वाली बात नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा कि कोई फायदा नहीं। वैसे भी हम डिवोर्स लेने वाले थे। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बस डिवोर्स के बाद भी मिस्टर फॉस्टर लोगों को आज की तरह गॉसिप करने से रोकते रहिएगा। इवन ने मुझे गहरी नजर से देखा। तुम इतनी जल्दी डिवोर्स चाहती हो? मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या आप नहीं चाहते? उसने ठंडी सी हंसी छोड़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया। बाकी रास्ता खामोशी में बीता, जब तक हम फॉस्टर फैमिली एस्टेट नहीं पहुंच गए। हमारे आने की खबर पहले से थी, इसलिए ग्रैंडपा और ग्रैंडमा फॉस्टर पहले ही दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे।
हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि दोनों की लड़ाई चल रही है। कार से उतरते ही मैंने चुपके से ग्रैंडपा को ओके साइन दिखाया। मुझ पर छोड़ दीजिए। ग्रैंडपा ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। मैं अभी सोच ही रही थी कि दोनों की सुलह कैसे करवाऊं। तभी ग्रैंडमा फॉस्टर इवन से ग्रैंडपा की बुरी आदतों की शिकायत करने लगी। इवन चुपचाप सुनता रहा। फिर अचानक हैरानी से बोला, आप ग्रैंडपा को डिवोर्स देना चाहती हैं। इसके बाद उसने ग्रैंडपा की तरफ देखा और लंबी आवाज में कहा, लाइक ग्रैंडफादर, लाइक ग्रैंडसन। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। जो बुजुर्ग कपल कुछ सेकंड पहले झगड़ रहे थे, वो अचानक टीम बन गए और उनका पूरा ध्यान इवन और मुझ पर आ गया। तुम लोग डिवोर्स ले रहे हो? क्यों? किसने कहा? क्या तुमने लीना के साथ कुछ गलत किया है, बदमाश लड़के? ग्रैंडमा फॉस्टर ने गुस्से से कहा। मुझे पहले से लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं था। ग्रैंडपा भी तुरंत बोल पड़े, जरूर इस लड़के को अपनी वाइफ की कदर करना नहीं आता। ग्रैंडमा ने पलट कर कहा, और तुम्हें बहुत आती है क्या? इसकी जिद बिल्कुल तुम पर गई है। मैं ग्रैंडपा फॉस्टर कुछ पल के लिए अटक गए। फिर उन्होंने इवन को घूरा। एक्सप्लेन करो, आखिर डिवोर्स क्यों ले रहे हो? इवन ने मासूम चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। फौरन बुजुर्ग कपल की नजरें भी मेरी तरफ घूम गईं। मैं अंदर से घबरा गई। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हम डिवोर्स की बात उन्हें बताने वाले थे, लेकिन तब जब पेपर्स साइन हो जाते, अभी नहीं। जब सब कुछ अधूरा पड़ा था। उनकी चिंतित निगाहों के बीच मैंने घबराकर पूछा, अच्छा, आप दोनों डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? ग्रैंडपा तुरंत बोले, हम डिवोर्स नहीं ले रहे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। इवन भी तुरंत बोला, हम भी मजाक कर रहे थे। और बस मामला वहीं खत्म हो गया। सब लोग ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर हंसते हंसते डिनर शुरू हो गया। बाद में ग्रैंडपा फॉस्टर ने चुपके से मुझे थम्स अप दिखाया। बहुत बढ़िया खेला, लीना। मैं बस मुस्कुरा दी। असल में वो सिर्फ लकी कोइंसिडेंस था। उस रात मुझे और इवन को फैमिली एस्टेट में ही रुकना पड़ा। सिटी सेंटर वाले घर में हमारे अलग अलग रूम्स थे, लेकिन एस्टेट में स्वाभाविक रूप से हमें एक ही रूम शेयर करना था। मैं पहले भी यहाँ कुछ बार रुक चुकी थी, इसलिए ज्यादा नर्वस नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इवन काफी बेचैन लग रहा था। बाथरूम से बाहर आया तो उसने स्लिपर्स भी उल्टे पैरों में पहन रखी थी। मैंने अच्छे से बताया, तुमने स्लिपर्स उल्टे पहन रखी हैं, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे ऐसे ही पहनना पसंद है। मैं हंस पड़ी। लगता है ग्रैंडपा की जिद तुम्हें सच में विरासत में मिली है। उसने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। मैं लैपटॉप खोलकर न्यू इंटर्न के क्वेश्चंस का जवाब देने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसका लहजा अचानक अजीब हो गया। अगर उसे पता होता कि तुम मैरिड हो, तो शायद वो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता। मैंने भौहें चढ़ाई। मतलब? इवन ने ठुड्डी ऊपर उठाई। वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है क्या? मैंने तुरंत चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करके उसे दिखाई। ये सारे लेजिटिमेट वर्क क्वेश्चंस हैं। इवन ने शांत स्वर में कहा, अगर लेजिटिमेट होते तो इतने सारे नहीं होते। मुझे लगने लगा था कि इवन कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहा है, और उससे भी बुरी बात ये थी कि उसकी बातों का असर मुझ पर होने लगा था। अब मुझे भी वो पूरी तरह इनोसेंट कॉन्वर्सेशन थोड़ी सस्पिशियस लगने लगी थी। मैंने तुरंत चैट बंद कर दी। बहुत देर हो गई है, बाकी क्वेश्चंस कल ऑफिस में डिस्कस करेंगे। उधर से यंग इंटर्न का रिप्लाई तुरंत आ गया, ओके, थैंक यू, लॉरी। मैं कल आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। तभी इवन ने नकल उतारते हुए कहा, ओके, थैंक यू, लॉरी। मैं कल आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। मैंने सिर पकड़ लिया और लैपटॉप बंद कर दिया। फिर बेबस होकर उसकी तरफ देखा।
तुम्हें हुआ क्या है? ईवन ने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, जिद्दी हूँ। ग्रैंडपा से विरासत में मिली है। एक ही बेड पर लेटे होने के बावजूद मेरा ईवन से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही बातूनी हो गया था। अंधेरा भी उसे मुझसे बातें करने से नहीं रोक पा रहा था। अगर कोई तुम्हें गिफ्ट्स देने की कोशिश करे तो मत लेना, उसने अचानक कहा। मैं चौंक गई। मुझे गिफ्ट्स कौन देगा? आज मीटिंग में जो लोग थे। ईवन ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया। मैं तुरंत बेड पर सीधी बैठ गई। क्या? वो मुझे गिफ्ट्स क्यों देंगे? फेवर पाने के लिए, ईवन ने शांत स्वर में कहा। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे लगा था कॉन्फ्रेंस रूम वाली घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन लगता था उसके इफेक्ट्स अभी शुरू हुए थे। गिफ्ट्स? कौन से गिफ्ट्स? मैं गिफ्ट्स कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? और ये सीईओ की वाइफ वाला कैरेक्टर आखिर निभाऊं कैसे? मैं घबराहट में पागल हुई जा रही थी, जबकि इस पूरी मुसीबत की जड़ ईवन आराम से लेटा हुआ था। मैं खुद को डांटने से रोक नहीं पाई। आज आपको मुझे वाइफ कहने की क्या जरूरत थी? ईवन ने धीमे से कहा। ये भी पूछने वाली बात है। ह्यूबर्ट ब्लैक ने जिस तरह तुमसे बात की, जिस तरह की बेवकूफी भरी बातें उसने कहीं, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। मैंने नाराज होकर कहा, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए मुझे ही क्यों इस्तेमाल किया? ईवन की आवाज नरम हो गई। डोंट वरी, मैं उन्हें ऑर्डर दे दूंगा कि तुम्हें कोई गिफ्ट न भेजे। कुछ पल बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शुरू से मुझे छेड़ रहा था। क्या उसे मेरी घबराहट मजेदार लग रही थी? मैंने कई गहरी सांसें लीं। फिर भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया। आप दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हैं। कैसे? उसने पूछा। मैंने उंगलियां गिनानी शुरू की। हमने मैरिज सीक्रेट रखने की बात की थी, लेकिन आपने सब एग्जीक्यूटिव्स के सामने मुझे अपनी वाइफ बता दिया। हमने डिवोर्स लेने का फैसला किया था, लेकिन पेपर साइन होने से पहले ही। मैंने नाराजगी से कहा, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे रोकने की कोशिश करवा रहे हैं। ऐसा कौन करता है? अब तो मुझे लगने लगा है कि आप डिवोर्स ही नहीं चाहते। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। शायद अंधेरा इंसानों के सारे दिखावे हटा देता है, क्योंकि कुछ देर बाद मेरे कानों के पास उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। मैं सच में डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन हमारा अग्रीमेंट था। मैं अभी भी सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं पाई थी। मैंने तुरंत बहस शुरू कर दी। हमने 1 साल बाद डिवोर्स लेने की बात लिखित में तय की थी। सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अब आप अपनी बात से पीछे कैसे हट सकते हैं? ईवन हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। मैं अपनी बात नहीं निभाना चाहता। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? अचानक वो थोड़ा और करीब आ गया। हमारे बीच की दूरी एकदम कम हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी गर्म सांस मेरे गाल को छू रही थी, और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मेरे होठों पर टिकी हुई हैं। मैंने अनजाने में अपने होंठ भींच लिए। ईवन धीरे से हंसा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आया? मेरे मन में पहला सवाल आया, मैं ये कैसे समझती? लेकिन साफ था कि ये सवाल पूछने का सही समय नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या डिवोर्स से बचने के लिए आप ये सब बना रहे हैं? उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोल रहा। लीना ग्रांट, प्लीज, आई लाइक यू वाली बात को इग्नोर करना बंद करो। अपने बॉस से अपना पूरा नाम सुनना वैसे ही अजीब लगता था, ऊपर से इस सिचुएशन में तो और भी ज्यादा। मैंने अपने मन को शांत किया, फिर पूछा, आप मुझे पसंद क्यों करते हैं? ईवन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, काश मुझे पता होता। अगर इंसान अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाता तो जिंदगी कितनी आसान होती। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे पता है ये कन्वीनियंस मैरिज है,
मुझे पता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसने धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा। मेरे सीने में अचानक कसाव सा महसूस हुआ। शायद अंधेरा इंसानों को जरूरत से ज्यादा करीब महसूस करवाता है, क्योंकि उस पल मुझे सच में लगा हमारा रिश्ता अब वैसा नहीं रहा। ये साबित करने के लिए कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। मैंने तुरंत लाइट ऑन कर दी। अचानक रोशनी फैल गई और इवन सीधा मेरी नजरों के सामने आ गया। तभी मैंने गौर किया, उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसकी गर्दन, उसके कान, यहाँ तक कि हाफ स्लीव से दिख रही उसकी बाहें भी लाल थीं। उसकी गोरी स्किन पर ऐसा लग रहा था जैसे गुलाबी रंग की हल्की परत चढ़ गई हो। उसने तुरंत ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लिया, जैसे मेरी नजरों से छिपना चाहता हो। स्पष्ट था, वो उतना काम नहीं था जितना दिखता था। लाइट ऑन होते ही उसका कॉन्फिडेंस आधा गायब हो गया। अब वो हकलाने लगा था। वैसे भी मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अंधेरे वाला कूल CEO कहीं गायब हो चुका था। ये वाला इवन कहीं ज्यादा जिंदा और प्यारा लग रहा था। शुरुआत में मैं नर्वस थी, लेकिन जब देखा कि वो मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ है, तो मेरी नर्वसनेस खुद ब खुद खत्म हो गई। मैंने कंधे उचकाए। अच्छा, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो करते हैं। वो मुझे घूरने लगा। बस, और क्या होना चाहिए? मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा। सिर्फ इसलिए कि आप मुझे पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको नहीं। इवन ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। लेकिन वो इवन फॉस्टर था। खुद को जल्दी संभाल लेना उसकी आदत थी। कुछ ही देर बाद वो फिर सामान्य हो गया। ठीक है, डिवोर्स प्रोसेस तुम्हारी इच्छा के मुताबिक जारी रहेगा। फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तैयार रहना होगा। मैंने भौहें उठाईं। किस बात के लिए? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हें परस्यू करने वाला हूं। मेरे दिल ने एक अजीब सी छलांग लगाई। मैंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। डर था कि कहीं वो मेरी फीलिंग्स पढ़ न ले। ऑफिस में मुझे परस्यू मत कीजिएगा। क्यों? उसने पूछा। मैं जिद पर अड़ गई। बस मत कीजिए। अगर परस्यू करना है तो ऑफिस के बाहर कीजिए। उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। कमरे में फिर खामोशी छा गई। लाइट ऑन थी। हमारे बीच दूरी भी थी। फिर भी माहौल अजीब तरह से इंटीमेट लग रहा था। वो मुझे पसंद करता है, ये बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब मुझे समझ आ गया था, हम कभी भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में वापस नहीं जा सकते। और शायद आज रात हमें एक ही रूम में नहीं सोना चाहिए। मैं अलग सोने का बहाना सोच ही रही थी कि तभी लाल चेहरे वाला इवन फिर बोल पड़ा। अगर मैं हस्बैंड बनकर तुम्हें परस्यू करूं, तो क्या मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। अब आप खुद को हस्बैंड भी बुलाने लगे। मैंने आरोप लगाया, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। उसने होल्ट भींच लिए। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। कानूनी तौर पर हम मैरिड हैं। मैंने पिलो उठाया। बस, मैं आपसे बात नहीं कर रही। मैं बाहर सोने जा रही हूं। हे! इवन तुरंत उठ बैठा। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर सिर झुकाकर बोला, सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैंने सख्ती से कहा, आज हम अलग अलग सोएंगे। ओके। उसने बिना बहस किए अपना पिलो उठाया और बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वापस मुड़ा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। प्लीज, मुझसे नाराज मत रहना, ओके? उसका वो दब्बू सा एक्सप्रेशन देखकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई। काफी कोशिश करनी पड़ी अपनी मुस्कान छिपाने के लिए।
अपने बॉस पर पावर होने का एहसास सच में बहुत मजेदार था। अगली सुबह इवन ने मेरे लिए फिर से शानदार ब्रेकफास्ट तैयार किया। कॉफी के ऊपर हार्ट शेप लैट आर्ट बना हुआ था। सैंडविच के एग्स हार्ट शेप में कटे हुए थे। फ्रूट तक हार्ट शेप में काटे गए थे। और सबसे बड़ी बात, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा फॉस्टर भी उसके सपोर्ट में खड़े थे। लगता था इवन सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, सिर्फ ये सब तैयार करने के लिए। बहुत शानदार लग रहा है बेटा, चलो टेस्ट करके देखो, ग्रैंडमा फॉस्टर ने उत्साह से कहा। उनकी और ग्रैंडपा फॉस्टर की उम्मीद भरी निगाहों के बीच मैंने पूरा ब्रेकफास्ट खत्म किया। फिर स्वाभाविक रूप से मैं इवन की कार में ऑफिस के लिए निकल गई। आज वो बाहर का व्यू देखने के बजाय शायद बोर हो रहा था, इसलिए बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो इंटर्न सच में तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए, वो थोड़ा रुककर बोला, तो उसकी फोटो लेना। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? कंपेयर करने के लिए किसका ब्रेकफास्ट बेहतर है? मैं उसे घूरने लगी। आपको नहीं लगता आप थोड़े चाइल्डिश हो रहे हैं? इवन ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। नहीं, वैसे भी तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे चाइल्डिश कहा है। मैं हंस पड़ी। और कौन कहने की हिम्मत करेगा? कार साउथ पॉन्ड क्रॉसरोड्स पर रुक गई। मैं उतरने ही वाली थी कि इवन ने मुझे रोक लिया। उसने एक थर्मोस मेरी तरफ बढ़ाया। सुबह तुम्हारी आवाज थोड़ी बंद बंद लग रही थी, ये पी लेना। ग्रैंडमा कहती हैं इसका असर तुरंत होता है। मैं झिझक गई। इवन अब भी थर्मोस आगे किए खड़ा था। फिर धीरे से बोला, ऑफिस जाते हुए ये देना। ऑफिस में तुम्हें परस्यू करना नहीं माना जाएगा, राइट? आखिर मैंने थर्मोस ले लिया। थैंक्स। मैं कुछ और सोच पाती उससे पहले उसने अगला वाक्य बोल दिया और मेरी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स खत्म हो गई। और हाँ, इंटर्न के ब्रेकफास्ट की फोटो लेना मत भूलना। हे भगवान, इतना बड़ा आदमी और इतना चाइल्डिश। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली ड्रामा अभी बाकी है। दोपहर में काम करते समय अचानक इवन का मैसेज आया। उसने अपने ब्रेकफास्ट की फोटो भेजी थी। वैसे मुझे ब्रेकफास्ट मिल चुका था, लेकिन इवन की लगातार रिमाइंडर की वजह से अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। खुशकिस्मती से बगल वाली डेस्क पर बैठी ग्लोरिया ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो वो पूरा ब्रेकफास्ट उसके पेट में चला गया। मैंने चिढ़कर रिप्लाई किया, आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। मैंने झल्लाकर टाइप किया, नहीं खाया, अब खुश। तुरंत रिप्लाई आया, थैंक्स। अचानक मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैंने फोन एक तरफ फेंक दिया। ये आदमी सच में पागल था, लेकिन उसकी चाइल्डिशनेस यहीं खत्म नहीं हुई। शाम तक वो लगातार मैसेजेस भेजता रहा। ऑफिस बंद होने से थोड़ी देर पहले उसका मैसेज आया, मैं साउथ पॉन्ड क्रॉसरोड्स पर वेट कर रहा हूँ। पहले भी उसने कुछ बार पिकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कार इतनी नोटिसेबल थी कि मैं हमेशा मना कर देती थी। मुझे डर रहता था कि कहीं कोलीग्स देख न लें। जब हमारा रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल था, तब भी मुझे सावधान रहना पड़ता था। अब तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने तुरंत रिप्लाई किया, आज लेट वर्क कर रही हूँ। वेट मत कीजिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मान लिया कि वो चला गया होगा। मैं कुछ देर और ऑफिस में बैठी रही, ज्यादातर कोलीग्स के जाने का इंतजार किया। फिर आखिरकार उठी। तभी मेरी मुलाकात सुपरवाइजर कविन डॉसन से हो गई। वो भी लेट तक रुका हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह जेंटल स्माइल थी। घर जा रही हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। इंटर्न कैसा कर रहा है? काफी ईगर लगता है सीखने के लिए। ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा? नहीं, सब ठीक है। हमारी बातचीत पूरी तरह प्रोफेशनल थी। लेकिन तभी उसने घड़ी देखी और सहज स्वर में कहा, काफी देर हो गई है, क्या मैं तुम्हें डिनर खिलाने ले जा सकता हूँ?
मैं थोड़ा असहज हो गई। कविन मुस्कुराया। प्रेशर मत महसूस करो। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। अभी मैं तुम्हारा सुपरवाइजर नहीं हूँ। तुम चाहो तो मना कर सकती हो। मैं मना करने ही वाली थी कि उसने फिर कहा, लेकिन क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं वहीं जम गई। सिर्फ उसकी कन्फेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके पीछे इवन खड़ा था। इवन का चेहरा इतना डार्क था कि लगता था किसी का मर्डर करने वाला है। मुझे नहीं पता वो कब आया था और कितना सुन चुका था। मेरी नजर का पीछा करते हुए कविन भी पीछे मुड़ा। इवन को देखते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। मिस्टर फॉस्टर। इवन धीरे धीरे हमारी तरफ आया। उसने पहले मुझे एक ठंडी नजर से देखा, फिर कविन की तरफ मुड़ा। तुम दोनों डिनर के लिए कहाँ जा रहे हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। ड्रॉप कर सकता हूँ? मैं मन ही मन सोच रही थी। इसे तो ये भी नहीं पता हम कहाँ जाने वाले थे, फिर ये उसी डायरेक्शन में कैसे जा रहा है। लेकिन कविन को शायद लॉजिक में प्रॉब्लम नजर नहीं आई। उसने सम्मान से कहा, सर, अभी डिसाइड नहीं किया है। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। इवन ने हल्की ठंडी हंसी छोड़ी। कोई तकलीफ नहीं है। कमरे का माहौल बेहद अजीब हो चुका था। मुझे डर था कि कहीं इवन कुछ और न बोल दे, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, सॉरी मैनेजर। अचानक मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मुझे जाना होगा। कविन ने धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, फिर कभी डिनर करेंगे। इवन की मीनिंगफुल निगाहों के बीच मैं लगभग भागती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल गई। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट चली होंगी कि इवन की कार मेरे बराबर आकर चलने लगी। मैं अंदर नहीं बैठी, तो वो भी मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलता रहा। आखिर मैंने आसपास देखा और मजबूरी में कार का दूर खोलकर बैठ गई। मेरा चेहरा चिढ़ा हुआ था, लेकिन इवन का चेहरा मुझसे भी ज्यादा ठंडा था। तो उसके लिए ऑफिस में तुम्हें परस्यू करना ठीक है? उसने पूछा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने उसे एनकरेज नहीं किया। इवन ने तुरंत कहा, वो तुम्हें डिनर पर बुला रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। क्या इसलिए तुम मुझे कंपनी में तुम्हें परस्यू नहीं करने देती, ताकि बाकी ऑप्शंस खुले रहें? मैं अविश्वास से उसे देखने लगी। आप सच में पागल हो गए हैं। इवन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ओह, तो कविन समझदार है। कविन जेंटल है। मैंने आंखें घुमा ली और फैसला कर लिया कि आज शाम इस बेवकूफ से बात नहीं करूंगी। घर पहुंचने के बाद भी कोल्ड वॉर जारी रही। खुशकिस्मती से घर इतना बड़ा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी। मैं गेमिंग करती रही, शोज देखती रही, स्किन केयर करती रही और देखते देखते रात के 10 बज गए। तभी फोन पर सीईओ ऑफिस की एक ईमेल पॉपअप हुई। सब्जेक्ट था, मैनेजर्स और डायरेक्ट रिपोर्ट्स के बीच रिलेशनशिप पर प्रतिबंध संबंधी नोटिस। मैंने पूरी ईमेल पढ़ी और तुरंत गुस्से से उठ खड़ी हुई। फोन हाथ में लेकर सीधा इवन के रूम की तरफ चल दी। बिना नॉक किए दूर खोल दिया। क्यों ना आप सीधे कविन और मेरा नाम भी पब्लिश कर दें, मैंने गुस्से से कहा। इवन चौंक कर मुड़ा। उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि सही से कपड़े पहन पाता। उसने बस जल्दी से एक टॉवल कमर पर लपेट लिया। मेरा पूरा गुस्सा उसी पल गायब हो गया। आह, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? इवन के कान हल्के गुलाबी हो गए। उसने टॉवल और कसकर बांधा। अभी शावर लेकर निकला हूं। मेरे मन में आया, ये कोई बहाना नहीं है। और ये आदमी इंसान है या लॉबस्टर? उसका पूरा शरीर गुलाबी पड़ चुका था। मैं अनजाने में उसके एब्स को घूरने लगी और पूरी तरह भूल गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। टॉवेल ठीक करने के बाद उसने पूछा, क्या हुआ? ये नोटिस किस बारे में है? मैंने फोन उसकी तरफ कर दिया। उसने गंभीरता से कहा, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए है।
अगर सब केविन की तरह रोमांस में बिजी हो जाए तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? मैंने तुरंत पलटकर कहा, और आप तो हर समय मुझे रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ने बिना झिझक जवाब दिया, वो अलग बात है। मेरा रोमांस कंपनी के डेवलपमेंट में मदद करता है। मैं अवाक रह गई। मुझे रोमांस कौन कर रहा है? मैं झल्लाकर बोली, हमारे अग्रीमेंट में 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। उसके बाद डिवोर्स होना है। इवन अचानक चुप हो गया, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी कमर पर सिर्फ एक ढीला सा टॉवेल था, कंधे गुलाबी, बाहें गुलाबी, यहाँ तक कि टखने भी गुलाबी। पूरा सीन ही खतरनाक था। उसके पास आने से पहले ही मैं हकलाने लगी, रुकिए, वहीं खड़े रहिए, जो कहना है दूर से कहिए। इवन आखिर रुक गया। हमारे बीच बस एक हाथ जितनी दूरी थी। मुझे उसकी बॉडी की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरा शरीर गर्म हो रहा था। इवन की गहरी और भारी आवाज सुनाई दी। उसमें उलझन साफ थी। तुम डिवोर्स लेने पर इतनी अड़ी हुई क्यों हो? सच कहूं, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। मैंने खुद भी अभी तक इसे पूरी तरह समझा नहीं था। मेरे दिमाग में शुरू से एक ही बात बैठी हुई थी, मैं और इवन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और फिर डिवोर्स हो जाएगा, बस। इसी वजह से शादी के पूरे 1 साल के दौरान मैंने कभी खुद को उसके बारे में उस तरह सोचने की इजाजत नहीं दी। हालांकि अगर देखा जाए तो इवन हर मायने में परफेक्ट था। हैंडसम, सक्सेसफुल, रिच, रिस्पॉन्सिबल और जितनी भी क्वालिटीज लोग एक आदर्श आदमी में ढूंढते हैं, वो सब उसमें थीं। कई बार ऑफिस की लड़कियां आहें भरते हुए कहती थीं, काश मेरी भी इवन फॉस्टर के साथ स्वीट रोमांस होती। लेकिन इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि सच्चाई बहुत सिंपल थी। वो सीईओ था और मैं एक साधारण एम्प्लॉय। ऐसे रिलेशनशिप का अंत चाहे जैसा भी हो, सबसे ज्यादा चोट मुझे ही लगती। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद थी। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। इसलिए मैं ऑफिस में उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। आखिर प्यार और करियर दोनों एक साथ खो देना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। 1 साल तक हमारी सीक्रेट मैरिज को छुपाते छुपाते मैं थक चुकी थी। मुझे लगा था अब सब शांति से खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी इवन को अचानक मुझसे प्यार हो गया और उसके साथ साथ मेरा जिद्दी दिल भी डगमगाने लगा। सच कहूं, अब मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। उस रात मैं सुबह 3 बजे तक जागती रही। अगले दिन जब ऑफिस पहुंची तो मेरी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। लेकिन मजेदार बात यह थी कि लगभग सभी कोलीग्स की हालत ऐसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो ऑफिस गॉसिप की एक्साइटमेंट में रात भर जागे थे। जैसे ही मैं बैठी, ग्लोरिया कुर्सी खिसकाकर मेरे पास आ गई। कल रात गॉसिप ग्रुप चैट में क्यों नहीं थी? उसने उत्साह से पूछा। पूरी रात लोग ये गैस करते रहे कि आखिर किस डिपार्टमेंट की वजह से मिस्टर फॉस्टर ने आधी रात को नोटिस जारी किया। मैंने घबराकर केविन की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, तो लोगों ने क्या गैस किया? ग्लोरिया की आंखें चमक उठीं। तुम यकीन नहीं करोगी, याद है सेल्स डिपार्टमेंट वाला वो क्रीपी आदमी जिसे मिस्टर फॉस्टर ने फायर कर दिया था? मैंने सिर हिलाया। हाँ, ग्लोरिया फुसफुसाई। वो अपनी वाइफ के पीछे फीमेल एम्प्लॉइज को गंदे मैसेजेस भेजता था, यहाँ तक कि उन जगहों की फोटोज भी। छी! मेरे चेहरे पर तुरंत घिन भरे भाव आ गए। लेकिन ग्लोरिया अभी रुकी नहीं। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला वो हैंडसम गाय जो बाहर से इतना डिसेंट लगता था, वो एक साथ 3 फीमेल एम्प्लॉइज को डेट कर रहा था। छी! इस बार मेरा चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। पूरी सुबह ग्लोरिया मुझे ऑफिस गॉसिप सुनाती रही
और मैं हैरानी से सुनती रही। दिन के अंत तक तो मुझे लगने लगा था कि मेरी सीक्रेट मैरिज वाली स्टोरी बाकी लोगों की तुलना में इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। लंच ब्रेक के दौरान हम मीटिंग रूम के पास से गुजर रहे थे। तभी सामने से इवन बाहर आता दिखाई दिया। ग्लोरिया ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, तुमने नोटिस किया है, आजकल मिस्टर फॉस्टर बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं। पास खड़ी एक और कोलीग भी बोली, सुना है वो अक्सर हमारी फ्लोर पर मीटिंग्स कर रहे हैं। अब तो टॉप फ्लोर वाला कॉन्फ्रेंस रूम भी इस्तेमाल नहीं करते। ग्लोरिया ने हैरानी से इधर उधर देखा। क्यों? हमारी फ्लोर में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बार बार यहाँ खींच लाता है? मैंने खुद को इनविजिबल बनाने की कोशिश की, लेकिन इवन की प्रेजेंस को इग्नोर करना नामुमकिन था। मुझे लगता था जैसे मैं उसे हर रोज देख रही हूँ। हर तरफ लोग उसी की बातें करते थे। उससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। आखिर लगातार प्रेशर के बाद मैंने ग्लोरिया को आधा सच बताने का फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है। ग्लोरिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, आगे बोलो। मैंने गला साफ किया। उसकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां थीं। इसलिए उन्होंने तय किया कि शादी सिर्फ 1 साल चलेगी, फिर डिवोर्स। ग्लोरिया ध्यान से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, लेकिन अब अचानक हस्बैंड कह रहा है कि उसे अपनी वाइफ से प्यार हो गया है। और मैं थोड़ा रुकी। अब वाइफ को समझ नहीं आ रहा क्या करे। ग्लोरिया ने तुरंत पूछा, हस्बैंड टॉल है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। हैंडसम? हाँ। रिच? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर मजबूरी में कहा, बहुत। ग्लोरिया ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, तो फिर उसे मौका देना चाहिए। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या? ग्लोरिया ने हाथ फैलाए। इतना अच्छा पैकेज अगर खुद चलकर लाइफ में आ जाए तो उसे जाने क्यों देना? मैंने धीरे से कहा, लेकिन दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। ग्लोरिया ने आंखें घुमाई। रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ब्रेकअप के बारे में कौन सोचता है? क्या मैरिज का मतलब सिर्फ डिवोर्स होता है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस होंठ भींच लिए। असल में शुरू से मेरा प्लान ही डिवोर्स था। इस बार ग्लोरिया कुछ देर चुप रही, फिर सोचते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड को अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग्स हैं। अगर नहीं होती तो उसे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। वो सीधे डिवोर्स कर लेती। उसने मुझे गौर से देखा। तुम्हें नहीं लगता? मैंने नजरें झुका लीं, जैसे उसने मेरा सीक्रेट पकड़ लिया हो। शायद। उसके बाद पूरा दिन मैं सिर्फ यही सोचती रही, आखिर इवन के लिए मेरी असली फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई निष्कर्ष निकाल पाती, लंच ब्रेक के दौरान इवन ने मुझे ऊपर बुला लिया। जैसे ही मैं उसके ऑफिस पहुंची, उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। डिवोर्स पेपर्स। उसने शांत स्वर में कहा, लॉयर ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मेरी पहली प्रतिक्रिया रेजिस्टेंस थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं सच में इन्हें साइन नहीं करना चाहती। लेकिन इवन की आवाज आज बहुत ठंडी थी। उसमें पिछले दिनों वाली गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। और मैं अपनी बदली हुई फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने पेपर्स सीने से लगा लिए। मैं बाद में देखूंगी, अगर ठीक हो तो। कोई जल्दी नहीं। इवन ने मुझे जाते हुए देखा, फिर कहा, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मैं संभाल लूंगा। अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो उनके बारे में गिल्टी मत महसूस करना। मैं दरवाजे के पास रुक गई, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, उस समय मेरी ग्रैंडमा के मेडिकल बिल्स भरने के लिए थैंक यू। इवन मुस्कुराया। वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, थैंक्स की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो फैमिली बिजनेस आसानी से इनहेरिट नहीं कर पाता। सही तो था। शुरू से हमारी शादी का आधार यही था, फीलिंग्स नहीं, सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट।
लेकिन अब जब ये मैरिज खत्म होने वाली थी, मुझे ईवन के चेहरे के पीछे की असली भावनाएं समझ नहीं आ रही थीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लीना, तुम्हारे साथ मैरिड लाइफ काफी अच्छी रही। मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर वापस ऑफिस आ गई और उन्हें अपनी ड्रॉअर में रख दिया। लेकिन उसके बाद मैं लगातार ईवन को मन ही मन गालियां देती रही। क्या हुआ उसके लव कन्फेशन का? क्या हुआ उसके परस्यू करने के वादे का? इतनी आसानी से डिवोर्स प्रोसेस आगे कैसे बढ़ा सकता है? बिना लड़े, बिना रोके, बिना कोशिश किए। तो बस इतना ही था उसका तथाकथित प्यार। मैं गुस्सा भी थी और राहत भी महसूस कर रही थी। राहत इस बात की कि मैंने अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताईं। राहत इस बात की कि मेरा दिल नहीं टूटेगा। राहत इस बात की कि मैं प्यार और करियर दोनों नहीं खोऊंगी। और राहत इस बात की कि ये मैरिज ठीक वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे शुरू हुई थी। शांत, बिना शोर शराबे के, ठीक वैसा ही जैसा मैंने हमेशा चाहा था। अचानक ग्लोरिया ने मेरा गाल खींच दिया। क्या सोच रही हो? इतना गुस्से वाला चेहरा क्यों बना रखा है? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, एक इडियट के बारे में। ग्लोरिया हंस पड़ी। चलो, प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया, जल्दी लैपटॉप उठाओ। मैंने खुद को संभाला, लैपटॉप उठाया और कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। आज टीम रिपोर्ट की मेन प्रेजेंटर मैं थी। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि चाहे इवन कितना भी इडियट क्यों न हो, मेरी परफॉर्मेंस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और सच में सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। प्रेजेंटेशन शानदार रही, सब स्मूथ चल रहा था। फिर ब्रेक के दौरान मैं लेडीज रूम चली गई, लेकिन जब वापस लौटी तो मेरी दुनिया उलट चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर इंसान मेन स्क्रीन को घूर रहा था और मेन स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप चैट खुला हुआ था। उसी पल मुझे याद आया, मेरा लैपटॉप अभी भी प्रोजेक्टर से कनेक्टेड था और स्क्रीन पर लगातार मैसेजेस पॉप अप हो रहे थे। भेजने वाला इवन था। डार्लिंग, प्लीज पेपर साइन मत करो। सॉरी, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। मेरा कभी डिवोर्स लेने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। मुझे इतनी परवाह है कि दर्द होने लगा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब तुम वहां से चली गई थी तब मेरा दिल कितना टूटा था। डार्लिंग, प्लीज ऊपर आ जाओ। मैं घुटनों पर बैठ जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर भी माफी मांगूंगा। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं अब ऑफिस में तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। आज के बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम किसी और को भी मिलना चाहो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डार्लिंग, प्लीज रिप्लाई करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर लगातार टाइपिंग इंडिकेटर चमक रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊं। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम की निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मैं लगभग भागते हुए आगे बढ़ी और लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में इतना सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। सबने सिर नीचे कर रखे थे। स्पष्ट था कि सब देखना चाहते थे, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं कविन के पास गई। सर, क्या मैं आज हाफ डे लीव ले सकती हूँ? कविन की आवाज कांप रही थी। ऑफ कोर्स, जितना टाइम चाहिए ले लो। मैंने धीमे से थैंक यू कहा, फिर लैपटॉप उठाया और तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं सीधे घर लौट आई। पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरी मैरिज खत्म हो रही थी और करियर भी। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। पूरी कंपनी में लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे होंगे और ग्लोरिया ड्रामा की सबसे बड़ी फैन। शायद हर ग्रुप चैट में
न्यूज फैलाने में लगी होगी। मेरा फोन देखने का भी मन नहीं था। मैं सोफा पर जाकर एक कुशन पकड़कर गोल होकर बैठ गई और मन ही मन सोचा, काश मैं शर्म से यहीं मर जाऊं। उसी समय मेन डोर जोर से खुला। इवन अंदर आया। लगता था वो भागते हुए घर लौटा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना था और उसकी हमेशा परफेक्ट रहने वाली शर्ट और ट्राउजर्स तक सिकुड़ गई थीं। मुझे देखते ही उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर भारी आवाज में बोला, सॉरी डार्लिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम वर्क पर हो। मैंने थके हुए स्वर में कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। इवन 2 कदम आगे आया, फिर कुछ पल झिझका और मेरे सामने बैठ गया। उसकी झिझक देखकर मुझे लगा, शायद वो पहले सचमुच घुटनों पर बैठने वाला था। इवन धीरे से बोला, अभी भी सब ठीक हो सकता है। मैं कंपनी में ऑर्डर दे सकता हूँ कि कोई भी इस बारे में बात ना करे। बस। मैंने उसे बीच में रोक दिया। ऐसा क्यों करेंगे? लोग सिर्फ ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आखिर इस बार गॉसिप का सब्जेक्ट मैं थी, कोई विक्टिम नहीं। इवन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मेरी तरफ झुककर बोला, तुम मुझे डरा रही हो। जब तुम ऐसी हो जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मार क्यों नहीं लेती? डांट लो, गुस्सा निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता और खुद को माफ भी नहीं कर सकता। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और धीरे से कहा, डिवोर्स की बात करते हैं। अगले ही पल इवन सचमुच घुटनों पर बैठ गया। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, उसने बिना हिचक कहा। ऑफिस वाला इंसान अब मर चुका है। व्हाट्सएप पर जो कुछ लिखा था वो सब सच था। मैं अब हार्ड टू गेट बनने का खेल नहीं खेलना चाहती थी और ना ही दोबारा डिवोर्स पेपर्स वाली सिचुएशन से गुजरना चाहती थी। इसलिए मैंने सीधे पूछा, आप मुझे कितने समय तक प्यार कर पाएंगे? मेरे सवाल पर इवन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर बहुत ईमानदारी से बोला, मुझे नहीं पता एटर्नल लव जैसी कोई चीज सच में होती है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं वन वुमन मैन हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा, हर दिन, हर साल, जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। इवन फॉस्टर, प्रॉमिस करो कि हमेशा मुझसे प्यार करोगे। इवन ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बेहद गंभीरता से कहा, आई प्रॉमिस। उस पल हमारी मैरिज तो बच गई, लेकिन करियर वाली प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। रात के 11 बजे जाकर आखिर मैंने हिम्मत करके फोन उठाया और हैरानी की बात, एक भी अनरेड मैसेज नहीं था। अगर मैं इस पूरे ड्रामा का हिस्सा नहीं होती तो मुझे लगता नेटवर्क कंपनी ने मेरा सिग्नल ब्लॉक कर दिया है। आखिर मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त ग्लोरिया को मैसेज किया, चलो सारा गॉसिप सुनाओ। कुछ सेकंड बाद ग्लोरिया का रिप्लाई आया, अपने बारे में भी। मैंने लिखा, सबसे मजेदार हिस्सा तो वही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने स्क्रीनशॉट्स की पूरी बाढ़ भेज दी, साथ में मैसेज भी, मेरी प्यारी मिसेस सीईओ, आपके रिव्यू के लिए केयरफुली सिलेक्टेड चैट रिकॉर्ड्स पेश हैं। मैंने रैंडम 2 स्क्रीनशॉट्स खोले और माथा दबा लिया। सिरदर्द शुरू हो चुका था। पहला मैसेज, क्या तुम लोगों ने सुना? लीना ग्रांट असल में मिस्टर फॉस्टर की वाइफ है। दूसरा मैसेज, कॉन्फ्रेंस रूम, स्क्रीन शेयरिंग, डार्लिंग प्लीज डिवोर्स मत दो, मैं रो रो कर मर रही हूं। तीसरा, मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि मिस्टर फॉस्टर घुटनों पर बैठ गए थे। चौथा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मिस्टर फॉस्टर प्राइवेट लाइफ में ऐसे होंगे। लीना ने तो हम सब लड़कियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पांचवा, अब मुझे समझ आया रात वाला नोटिस किस लिए था। कविन पहले लीना को परस्यू कर रहा था। छठा, OMG, कविन के लिए प्रेयर सर्कल शुरू करो। बेचारा आदमी।
7वां, आई विटनेसेस के मुताबिक कविन का चेहरा उसी वक्त बदल गया था। उसकी आवाज तक कांप रही थी। 8वां, ह्यूबर्ट का अचानक डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी क्या लीना की वजह से हुआ। 9वां, सुना है लीना एक बार गलती से रॉन्ग मीटिंग रूम में चली गई थी और ह्यूबर्ट ने सबके सामने उसे ब्रेनलेस कह दिया था। तभी मिस्टर फॉस्टर उठे और बोले, ये मेरी वाइफ है मिस्टर ब्लैक, कोई प्रॉब्लम है। 10वां, हाँ, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। मिस्टर फॉस्टर तो कमाल के कूल निकले। 11वां, लेकिन सीरियसली, लीना डिवोर्स क्यों चाहती है जब उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है। 12वां, मैं डिवोर्स ड्रामा की पूरी स्टोरी जानना चाहती हूँ। 13वां, और गॉसिप, कुछ और गॉसिप, मैं पूरी रात जागकर इन्वेस्टिगेशन करूंगी। 14वां, मिस्टर सीईओ और मिसेस सीईओ का ड्रामा किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं है। सच कहूं, वो ड्रामा सच में कमाल का था, लेकिन शायद इसलिए कि मेरे और इवन के बीच सब क्लियर हो चुका था, या इसलिए कि चैट रिकॉर्ड्स उतने भयानक नहीं थे जितना मैंने सोचा था। मुझे उल्टा थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी ग्लोरिया का एक और मैसेज आया, वैसे ग्रुप के सारे लोग तुम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिवोर्स मत लेना। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? ग्लोरिया का रिप्लाई आया, क्योंकि सबको डर है कि अगर मिस्टर फॉस्टर का दिल टूट गया तो वो दुखी होकर मास ले ऑफ शुरू कर देंगे। मैं इतनी जोर से हंसी कि सोफा से गिरते गिरते बची। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने एक और मैसेज भेजा, मैं और इवन पैचअप कर चुके हैं। कुछ ही सेकंड बाद ग्लोरिया का रिप्लाई आ गया, मिसेस सीईओ का धन्यवाद, आपने हमारी जॉब्स बचा ली। लेकिन ग्लोरिया ग्लोरिया ही थी। गॉसिप की दीवानी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, वैसे सच सच बताओ, क्या मिस्टर फॉस्टर सच में घुटनों पर बैठे थे? मतलब सचमुच नील डाउन करके तुमसे डिवोर्स न देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे? मैंने बिना जवाब दिए तुरंत टाइप किया, सोने जा रही हूं, और चैट बंद कर दी। सोने से पहले मेरे रूम का डोर नॉक हुआ। बाहर इवन था। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, डार्लिंग, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूं? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अभी रेडी नहीं हूं। इवन के कान तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं, कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर आखिर मैंने उसे अंदर आने दिया। इवन मेरे बेड पर लेट गया और आज वो पहले से भी ज्यादा शांत और आज्ञाकारी लग रहा था। उसे देखते हुए अचानक मुझे आज का पूरा गॉसिप याद आ गया। मैं मुस्कुराई, वैसे क्या तुम चैट रिकॉर्ड्स देखना चाहोगे? तुम्हारी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इवन ने बिना परवाह किए जवाब दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं पलकें झपकाने लगी। दिल में हल्की सी मिठास फैल गई। कुछ देर बाद इवन ने पूछा, कल ऑफिस जाओगी या कुछ दिन लीव लेना चाहती हो? मैंने गहरी सांस ली। जाऊंगी। अगर वो आदमी ऑफिस जा सकता है जिसकी वाइफ ऑफिस में आकर उसकी मिस्ट्रेसेस की पोल खोल गई थी, तो मैं भी ये संभाल सकती हूँ। इवन हंस पड़ा, ये कौन है? मैंने तुरंत सिर हिला दिया, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन गॉसिप सुना सकती हूँ। उस रात मैंने उसे कंपनी के ढेर सारे मजेदार गॉसिप सुनाए। हर स्टोरी सुनने के बाद इवन का एक्सप्रेशन और मजेदार होता जा रहा था। आखिर उसने सिर पकड़ लिया। हमारी कंपनी हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर से भरी हुई है। मैं हंस पड़ी और उसी पल मुझे एहसास हुआ, हम पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके थे, शायद जितना कभी नहीं थे। इवन कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया।
और करीब झुकाया। हमारी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। अगले ही पल उसके होंठ मेरे होठों को छू गए। वो किस लंबा नहीं था, लेकिन इतना था कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगे। कुछ देर बाद जब वो पीछे हटा, तब भी मेरे अंदर अजीब सी हलचल बाकी थी। ईवन ने धीमे स्वर में कहा, जिस रात मैंने तुम्हें कॉन्फेस किया था, उसी रात से मैं तुम्हें किस करना चाहता था। मैंने शर्माते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। ईवन की आंखों में मुस्कान आ गई। उस दिन तुम्हारे होंठ इतने लाल थे, मैं सोच रहा था किस करने पर कैसा लगेगा। फिर वो दोबारा थोड़ा करीब झुका। उसकी आवाज धीमी और शरारती थी। अभी भी तो लाल हैं, अब भी क्यूरियोसिटी है। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो गया। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने मुझे अपने करीब खींच लिया और बाकी रात हमारी बातें, हंसी और साथ बिताए छोटे छोटे पलों में गुजर गई। शायद इसी वजह से हम दोनों बहुत देर से सोए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो लगभग वही समय हो चुका था जब मैं आम तौर पर ऑफिस के लिए निकलती थी। मैं घबराकर बेड से उछल पड़ी और तुरंत दरवाजे के पास खड़े असली अपराधी को घूरने लगी। ईवन फॉस्टर, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ईवन डोर फ्रेम से टिककर खड़ा था। चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने शिकायत की। उसने आराम से जवाब दिया, मेरी कार से चलो। फिर तुरंत जोड़ दिया, और आज साउथ पॉन्ड क्रॉसरोड्स पर उतरने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। आज हम दोनों साथ में ऑफिस चलेंगे। उस पल मुझे उसकी असली मंशा समझ आ गई। मैंने डूवेट को गले लगाते हुए पूछा, अगर मैं लेट हुई तो परफेक्ट अटेंडेंस बोनस आपका कटेगा या मेरा? ईवन ने लापरवाही से हाथ हिलाया, जितना मन करे काट लो। मैं हंस पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से उठाया और फिर हम दोनों बिना किसी जल्दबाजी के एक नई और खूबसूरत सुबह की तरफ बढ़ गए। हमारी मैरिज अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रही थी और ऑफिस जाने का रास्ता भी पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि अब हम दोनों सच में साथ थे।